Hello guys, what is up? I hope well doing you all are. क्या आप लोगों को प्रॉपर स्किन वगैरह सब दिख रही है गाइस? ओके, सो विदाउट टाइम वेस्ट लेट गेट स्टार्टेड। तो मैं थोड़ी आपको दो तीन चीजें बताना चाहता हूँ। तो ये अपना है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 है ये अपना। कमेंट्स आ रहे हैं, स्क्रीन जा रही है। होप सो क्लियर। ओके इट्स क्लियर, ओके इट्स क्लियर, इट्स क्लियर, इट्स क्लियर। जिनके में भी जा रही हो प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। या तो नेट प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोग को ये रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी, तो आप लोग को ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो yesterday we have okay, done. Yesterday we have completed chapter number 1 of accountancy, in which we have learned many things about accountancy. What is accountancy? What are the features of accountancy? Characteristics of accountancy. So now we are going to learn about theory base of accounting. This is our chapter 2, theory base of accounting. Okay, so the both chapter of accountancy, chapter 1 and chapter 2, both are properly theory based or theory of accounting. Okay, and from chapter 3 there is practical. So I would recommend you either make notes of both the chapters, or you can do one more thing, that you can just add my videos into your playlist and watch these video 2 to 3 times. You will absolutely learn all the things in the chapters, and I prefer only 20 marks from this chapter contains. Okay, so I am damn sure that you will score 20 marks if you see my videos 2 to 3 times, because I am going in this much detail. In this much detail, I am going in this much deep. I am going that nobody could else go in this much deep. We are explaining everything 2 to 3 times. अपन हिंदी में भी एक्सप्लेन करते हैं, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करते हैं। और मैं जानता हूँ, अगर आप लोगों ने 10 साल एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपना मतलब करियर करा है, तो मैं इतना तो जानता हूँ कि आप मेरी हिंदी, जैसे मैं हिंदी में इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि अपन की मदर टंग मोस्टली हिंदी है। ठीक है, जब आपकी मदर टंग हिंदी होती है तो आप लोग उसमें क्या होता है, ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैं इंग्लिश बोलने को तो पूरी ही इंग्लिश में पढ़ना ही है, फिर क्या है, मेरे को 15 मिनट्स नहीं लगने ये पूरे 2 पेज पढ़ने में। मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं फिर उसको एग्जाम्पल हिंदी इन सब की तरह उसको कंक्लूड करता हूँ। ओके, सो विदाउट टाइम वेस्ट अपन बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। अच्छा, एक बात बताइए, आपके स्कूल में प्रिंसिपल है? कोई लग रहा है खड़ूस है। अरे है तो ना। हाँ है। देखो, अकाउंटिंग के भी खुद के एक प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स मतलब, कोई कह रहा है रूल्स, एक कह रहा है रेगुलेशन। नहीं नहीं, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। एक ने लिख दिया यहाँ थ्योरीज। ये दोनों तो एब्सोल्युटली गलत है। रूल्स रेगुलेशंस अलग होते हैं, थ्योरीज एक अलग होती है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में ऐसे कुछ एक मतलब एक स्टेटमेंट को कहते हैं प्रिंसिपल, स्टेटमेंट्स को। जो स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप यहाँ से पानी फेंकेंगे, यहाँ से आप पानी फेंकेंगे, तो वो बकेट में जाके गिरेगा। ठीक है, बिकॉज मैंने फिर इसका रीजन भी दिया, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अगर आप नल चालू कर दें, जाए बाय चांस नल है समझ लीजिए, नल चालू करेंगे तो पानी नीचे की तरफ जाएगा। वाटर विल फ्लो डाउनवर्ड्स, फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, मैंने ऐसा बोला। तो ये मेरा क्या हो गया बताइए, ये एक मेरा रूल हो गया। रूल, रूल कांट बी ब्रेक बट प्रिंसिपल्स कैन बी ब्रेक। ये प्रिंसिपल्स है। ओके, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग स्टेटमेंट disclose the profitability and solvency of business to various parties। अकाउंटिंग की जो स्टेटमेंट्स हैं, वो ये डिस्क्लोज करती है प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस। जैसे कि कई सारे ऐसे बिजनेस के फैक्टर्स को डिटरमाइन करके
अकाउंटिंग स्टेटमेंट बिजनेस की ये बता सकती हैं कि बिजनेस क्या प्रॉफिटेबल है, नहीं है, क्या बिजनेस सॉल्वेंसी, तो सॉल्वेंसी की तरफ तो नहीं जाना, मतलब लिक्विडेशन, सॉल्वेंसी मतलब लिक्विडेशन, मतलब एक तरह से व्हेन योर लायबिलिटीज इज मोर देन एसेट्स, इसको कहते हैं लिक्विडेशन। लिक्विडेशन और सॉल्वेंसी मतलब बिजनेस बंद होने की कगार पे तो नहीं है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट जब अपन फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें अपन को यही देखने मिलता है। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट एक तरह से रूल हो गई कि प्रिंसिपल है? ये एक अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है, क्योंकि देखिए बिजनेस में आगे क्या होगा। अच्छा चलिए, मैं एक बहुत प्यारी बात बताता हूँ आपको। मेरे नाना जी का ऐसा कहना था कि जो बिजनेस है, बिजनेस और जो आपका शमशान घाट होता है, जिसको अपन लोग मरघटा भी कहते हैं, शमशान घाट, वेयर वी बरीड पीपल आफ्टर डेथ। हाँ, वो जो आपका बिजनेस और शमशान घाट दोनों का कुछ भरोसा नहीं है कब कौन सा आदमी आ जाए। जैसे बिजनेस में कब कौन सा ग्राहक आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। अब फॉर एन एग्जाम्पल आपने 31 मार्च तक का अपना बनाया, 31 मार्च को आपका लॉस आ रहा था, बहुत तगड़ा, 2 करोड़। ओ माय गॉड, इतना बड़ा लॉस। उसके अगले दिन जस्ट 1 अप्रैल को आपका एकदम से बहुत ज्यादा, मतलब आपने सेल्स कर दी, सेल्स के लिए ऑर्डर आ गया आपके पास, समझ लीजिए 3000 यूनिट्स का। उसमें भी कम से कम 90% प्रॉफिट पे आ गया वो ऑर्डर। अब बताइए, अगले दिन आपकी तो किस्मत चमक गई ना। क्या बताइए, अभी आपकी 2 करोड़ की कंपनी लॉस में जा रही थी, 90% प्रॉफिट पे 3000 का वो आ गया आपके पास एक, वो उस कारण से आपकी कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में हो गई। अब बताइए क्या कहेंगे, कंपनी अभी भी लॉस में है तो प्रॉफिट में आ गई। अकाउंटिंग स्टेटमेंट कभी भी रियल पोजीशन आपकी मतलब थोड़ा एस्टिमेट कर सकती है, एक आपका प्रॉपर वो नहीं बता सकती कि ऐसा ही होगा, सॉल्वेंसी की तरफ ही जाएगी, ये कंपनी का कोई नहीं बता सकता। ओके, जैसे गुडविल, गुडविल कैलकुलेट होती है। अब गुडविल होती है आपकी इज्जत, आपके बिजनेस की इज्जत। तो आपके बिजनेस की कितनी इज्जत है वो कैलकुलेट प्रॉपरली अकाउंटिंग कर ही नहीं सकती। क्या पता शायद आपकी यहाँ इज्जत हो, बाहर भी इज्जत ही हो रही हो, है ना? गुडविल भी कैलकुलेट नहीं कर सकती। ओके, ठीक है। तो इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर such a statement in a standard language following a standard set of rules and regulation. These rules are known as generally accepted accounting principle. तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट जब अपन बनाते हैं तो वो अपन देखने के लिए बनाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस। तो ये अपन अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ रही है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है फर्स्ट, ठीक है। इसमें हमने क्या बोला है, इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर सच अ स्टेटमेंट इन अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ये मैंने प्रिंसिपल के बारे में आपको समझाया था अभी। ये जो मैंने आपको समझाया था कि प्रिंसिपल हमेशा एक सा नहीं था, ये मैंने प्रिंसिपल के बारे में आपको समझाया। अब मैं आपको इसका प्रिंसिपल समझा रहा हूँ। अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या डिस्क्लोज करती? प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस टू अ वेरियस पार्टीज। इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर। देखो, जब अपन को प्रॉफिटेबिलिटी बता रहा है, एक बात बताओ, प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस की इंक्वायरी, मतलब जो इन्फॉर्मेशन अपन को प्रोवाइड हो रही है, उसकी मेन जरूरत किसको है? कोई कह रहा हमको है। अरे तुमको क्यों है भाई? मैं मेरे बिजनेस का तुमको दे दूंगा, तुम क्या करोगे मेरे बिजनेस के बारे में जान के? तुम्हें कुछ लेना देना ही नहीं मेरे बिजनेस से, तुमको नहीं है भाई। ये एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है। अब वो सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल पीपल या तो इंटरनल हो सकते हैं या फिर एक्सटर्नल हो सकते हैं। ये अपन ने यूजर ऑफ अकाउंटेंसी में नहीं पढ़ा पिछले चैप्टर में? क्या कर रहे हैं यार तुम लोग यार। इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर सच अ स्टेटमेंट। तो ये जो अपन इंटरनेशनल भी भेज सकते हैं, कोई बाहर का बंदा अगर आपकी अकाउंटिंग बुक पढ़ रहा है, आपने लिख रखा है हिंदी में, श्याम को सौ का देना है। अब समझ लीजिए ये कोई यूएसए का बंदा पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ लेगा इसमें? वो तो समझ ही नहीं पाएगा ना आपके बिजनेस में, उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए अकाउंटिंग ने एक अपने सर्टेन रूल बनाए,
रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जो कि ब्रेक नहीं कर सकते अपन। सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, वही तो अपन सीख रहे हैं अकाउंटिंग, वरना अपन सीखते ही क्यों? फिर तो मुनीमगिरी तो हर कोई कर सकता है। इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर। आज का आपको कोई अगर मुनीम बुलाए, जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट को बहुत ज्यादा मुनीम मुनीम चढ़ाया था, मैं भी कॉमर्स का हूँ, तो उनसे बोलना बेटा मुनीम नहीं हूँ, मुनीम वो होते जो कुछ भी लैंग्वेज ले, मेरे को सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है, इसके लिए मुनीम से बहुत ऊपर हूँ। समझे? तो आपको यही पढ़ाया जाएगा कि ये कैसे बनाई जाए, किस लैंग्वेज में बनाई जाए, किस स्टैंडर्ड में बनाई जाए, इसका ही रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि आपको पढ़ाया जाएंगे, और जो कि इनको कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड रहते हैं, इसलिए उनको कहेंगे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल। ओके, फॉर एन एग्जांपल मैंने लिखा, मैं जाता हूँ यूएस, मैं इंडिया में हूँ, बाय द वे, मैं इंडिया में जाके एक आदमी को मतलब एक आदमी को कहता हूँ गिव मी अ पैकेट ऑफ चिप्स, तो बताइए वो इंडियन को समझ में आएगा? ऑफ कोर्स आ जाएगा। यही मैं यूएसए में जाके कहूँ तो उसको भी समझ में आ जाएगा। तो ये इंग्लिश है, इंग्लिश मुझे हर जगह समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नंबर से बात करूं, तो मैं किसी को अपना नंबर बता रहा हूँ तो मैं 9 7 ऐसे ही करके बताऊंगा नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0, ऐसे करके नंबर बताऊंगा मैं उसको, तो वो तो उसको समझ में आ ही जाएगा ना। कोई कह रहा सर नंबर दे दो, भाई पढ़ ले। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अब इसके कुछ अलग अलग फीचर्स हैं। ठीक है, पहला जो इसका फीचर है ये मैन मेड है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अकाउंटिंग किसने बताई? मैन मेड है, ये जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, सब जगह एक्सेप्ट हो जाता है। और ये फ्लेक्सिबल नेचर है, फ्लेक्सिबल मतलब कि जैसे कि फ्लेक्सिबल कैसे समझाएं? अच्छा हाँ समझो, देखो एक एग्जांपल देते हैं अपन बहुत प्यारा। जैसे अपन मैं जैसे हूँ, तो मैं यूएसए जाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं यूएसए गया, मैं इंडिया में बहुत खुले स्वभाव का आदमी हूँ, ठीक है, तो मैं वहां जाके उनके लोगों में मिल गया, मैं इंडिया आया तो मैं इंडियन के लोगों में मिल गया। तो अकाउंटिंग एक इतना फ्लेक्सिबल है कि हर जगह हर आदमी को समझ में आ जाता है, हर आदमी की समझ के अंदर आता है, इसलिए वो हर आदमी को समझ में आ जाता है, और हर आदमी उसको जनरली एक्सेप्ट करता है। तो ये दोनों पॉइंट एक तरह से कंबाइन है, पहला तो जनरली एक्सेप्टेड और दूसरा फ्लेक्सिबल है एक तरह से नेचर में। ठीक है, सबको आसानी से समझ में आ जाता है। नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, नीड क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की? एक बात बताइए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल बनाना के लिए, ठीक है, किसके लिए मीनिंगफुल, किसके लिए बनाना है? एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स के लिए। देखिए, आपने अकाउंट्स बना लिए सब, ठीक है, अकाउंट्स बना लिए, मैं इंडिया का रहने वाला, मुझे हिंदी आती है और इंग्लिश आती है, ठीक है, मैं उस कंपनी का CEO हूँ, ठीक है, और वहीं एक मेरा मैनेजर है, उसको, वो इंडिया का है, उसको मराठी आती है और इंग्लिश आती है। अब जो मेरा अकाउंटेंट है, जो मेरा अकाउंटेंट है, वो भाई साहब अलग ही है, वो आए हैं बिल्कुल पाकिस्तान से, ठीक है, मैंने पाकिस्तान से मंगा रखा है, उसको उर्दू आती है और इंग्लिश आती है। अब बताओ, उस भाई साहब ने बना दी मेरे को उर्दू में अकाउंटिंग स्टेटमेंट, उसने लिखा है ऐसा करके उर्दू में, जैसे भी उसने यहाँ उर्दू लिखी है, उर्दू में उसने लिख दिया यहाँ 100। अब भाई मेरी तो मैं सी हूँ, मेरी तो यहाँ फटके चार हो गई यार, कैसे बताऊं मैं ये 100 रुपए का क्या लिखा भाई साहब ने? ये मैनेजर, मेरा मैनेजर बोला अरे भैया क्या हो गया जी, 100 कहाँ चले गए? वो तो दुनिया का परेशान हो जाना उसने। बताओ, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तो मेरे भाई ने बनाई, अकाउंटेंट ने इन्फॉर्मेशन तो बना दी, अकाउंटेंट को जो उसका काम था, अकाउंटेंट मेरे को इन्फॉर्मेशन तो बना दी, उन्होंने अकाउंट्स प्रिपेयर करे, लेकिन उर्दू में करिए जनाब ने। अब बताओ, कौन पढ़ रहा? मैं पढ़ लूंगा? नहीं। ये पढ़ लेगा बड़ा भाई? नहीं। फिर पढ़ाना क्या, किसी पाकिस्तान से एक और भाई को बनाए कि बड़े भाई तू पढ़ के बता दे मेरे को? क्या यार ये,
मतलब जनरली एक्सेप्टेड रहना चाहिए ना। और दूसरी चीज, क्या क्या कंपलसरी है, ठीक है। ये अपन ने पूछा ना क्या नीड है इसकी। दूसरी बात एक और सुनो, समझ लीजिए इन भाई साहब ने, ये भाई साहब पाकिस्तान के थे, इन्हें हिंदी भी आती थी। अच्छा चलो, और अपन समझते हैं मैनेजर इंडिया का रहता है, इसको भी हिंदी आती है। इन भाई साहब, इन हम तीन ही जनाबों ने सोचा चलो हिंदी में बना देते हैं, और यहाँ लिख दिया मैंने ऐसे ही, शाम को 100 रुपए 100 का देना है, ठीक है। अब भाई साहब कंपनी थोड़ी बड़ी हो गई। कंपनी जब बड़ी हुई, ठीक है, और मैंने ये कोई तरीके से नहीं लिखा है। पहली चीज, मैंने यहाँ अकेले लैंग्वेज बैरियर नहीं बोला है, मैं यहाँ लैंग्वेज बैरियर की अगर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लैंग्वेज अकेला एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ लैंग्वेज अकेला बैरियर नहीं होता है, लिखने का टाइप भी बैरियर होता है। ऐसे नहीं लिखा जाएगा अकाउंट्स में। अगर मैं इंग्लिश में भी बना रहा हूँ और इंग्लिश जनरली एक्सेप्टेड मान रहे हो आप लोग अगर, तो वी हैव गिवन शाम, वी हैव गिवन श्याम ₹100। तो ऐसे भी नहीं लिखा जाएगा। इनकी एक अलग ही अपन प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट बनाते हैं। जैसे अगर मैं श्याम को दूंगा तो मैं उसमें डेबिट क्रेडिट ये सब करके लिखूंगा, श्याम ऐसे करके लिखूंगा, जैसे उसको समझ में, अच्छा डेबिट है, अच्छा ये एसेट है अपना, अच्छा ये क्रेडिटर है, तो उसको ऐसे समझ में आएगा, समझ में आएगा कि मुझे को कैसे लिखना है। ओके, ठीक है। तो अब बाय चांस समझिए कि मैंने हिंदी में लिख दिया है, या फिर हिंदी में लिख दिया है। अब मैं ये बुक्स ऑफ अकाउंट भेज रहा हूँ मेरी इन्वेस्टर्स के पास, और मेरा जो इन्वेस्टर है वो फॉरेनर है। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट एक इंडियन कंपनी थी। फ्लिपकार्ट एक इंडियन कंपनी है, जिन जिनको नहीं पता है कसम से यार, लेकिन उसके जो मेनली इन्वेस्टर है वॉलमार्ट, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। अगर आप लोग को ये नहीं पता हो, बहुत पिछले जमाने में आप लोग, वॉलमार्ट, जो वॉलमार्ट है वो उसने फ्लिपकार्ट को खरीदा, और फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट कहाँ का है, फॉरेन का है। अच्छा बताओ, फ्लिपकार्ट तो भाई साहब इंडियन कंपनी थी, तो सब हिंदी में अकाउंट्स बना लेती और ऐसे लिख देती शाम को 100 देना है। बताओ वॉलमार्ट कभी उसको खरीद पाता? वॉलमार्ट को पता कैसे चलता कि अच्छा ये कंपनी अच्छा कर रही है? तो उसको एक प्रॉपर अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। और वॉलमार्ट क्या होगा, अपना एक्सटर्नल, इंटरनल यूजर नहीं होगा। इट इज नेसेसरी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। इसीलिए अब वो प्रिंसिपल्स क्या हैं, अपन वो समझेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट मुझे थोड़ा सा ये मिटा लेना दीजिए। जब तक आप लोग एक बार जितना मैंने बोला उतना पढ़ लीजिए एक बार प्लीज। अपन ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं है आप लोग के लिए मेरे हिसाब से। कितने हैं, एक मिनट चेक करने दीजिए। अराउंड 11 है, ठीक है। ओके, तो पहला पढ़ते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न, देखो इनमें से कम आपको 5 याद हो जाने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं। वैसे तो सब पढ़, देखो समझा तो मैं सब दूंगा ही, लेकिन 5 नाम याद हो जाने चाहिए। जैसे कि मुझे क्या है, अगर मैं अपना बताऊं, मैं बताऊं तो मुझे अकेले ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पता है। अगर मैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बारे में मुझसे बोलूं तो मैं कहूँ 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ। तो ऐसा अपन को करना है कि अपन सिर्फ गोइंग कंसर्न के बारे में पता कर लें, बाद में लिखने को तो अपन बहुत कुछ लिखाएंगे वहां। तो आपको सिर्फ ये 5 नाम याद करना है, कोई भी 5 नाम याद कर लेना। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कौन सा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट इसमें आएगा, फिर आपने अक्रूवल कॉन्सेप्ट, कैश कॉन्सेप्ट, और इसमें फिर बाद में आएगा आपका डुअल एंट्री सिस्टम। ऐसे कई कॉन्सेप्ट आ जाएंगे आपके, जो आप बाय हार्ट नहीं करे, सिर्फ नाम बाय हार्ट कर लीजिएगा किसी 5 के। बाकी तो आपको अगर कोई पूछता है तो तुरंत आ ही जाएगा। अभी मैं समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे, अपन बहुत अच्छे से पढ़ने वाले। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आधे घंटे की क्लास इन 11 वाले पे रहेगी, ओके। गोइंग कंसर्न कंसर्न कॉन्सेप्ट, एक बार इसको अपन प्यार से, एक बार बहुत प्यार से सब साथ में पढ़ेंगे। मेरी दिल की कनेक्शन, दिल से दिल का कनेक्शन है आप लोगों के साथ। मुझे पक्का पता है पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, नालायक तू सोच मत मेरे को नहीं पता चल, पढ़ ले, ओके। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, as per this concept it is assumed that the business will continue to exist
फिर से देखो, आधे भूल गए, देख देख देख, नहीं पढ़ा, देख वो नहीं पढ़ रहा। बहुत गंदे आदमी है यार। इट इज assumed that the business will continue to exist for a long period of time in future, and the transactions are recorded in books of account on the assumption that it is a continuing enterprise. कुछ समझे? हाँ, देखो, अब 1 मिनट के लिए सब भूल जाओ, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, 1 मिनट के लिए याद करो वो सुनहरा समय जब आप इस धरती लोक पे पधारे थे, 2004 या फिर 2005। ठीक है, 5-6 साल बाद तो होश आया था, क्या होता है। ठीक है, तो अब याद करिए आपके घर के आसपास कोई दुकान को, करिए याद, थोड़ा इमेजिन करिए। कोई किराने की दुकान हो, कोई पंचर की दुकान हो, कोई पेट्रोल पंप हो, याद करिए, कोई भी दुकान हो सकती है, या फिर आपकी खुद की दुकान हो। जब आप हुए थे क्या वो दुकान वहीं थी? बताइए बताइए। आज आपकी उम्र हो गई है 17-18 साल, क्या आज भी वो दुकान यहीं है? क्या वो दुकान चली गई? बताइए। नहीं जी। तो अपन ऐसा कोई भी बिजनेस शुरू करते हो जैसे, तो कोई भी इस इरादे से शुरू नहीं करेगा कि भाई 1 साल में बंद कर देगा तेरा भाई। ठीक है, ऐसा कोई बिजनेस शुरू नहीं करता। ओके, तो आपको जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, इसके हिसाब से ऐसा अपन अज्यूम करके चलते हैं कि बिजनेस बहुत समय तक के लिए चलेगा। सर बंद नहीं हुई सर, अभी तक नहीं हुई सर, वो तो रोज खुलती है। हाँ, तो वो जो दुकान है, आपने जिस दुकान का बिजनेस है, वो कंटिन्यू रहेगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसका कोई एंड नहीं है। अपन एंड की सोच के कभी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। कभी भी अकाउंटिंग बनाएंगे तो एंड की सोच के थोड़ी करेंगे कि अच्छा सैलरी दे देता हूँ, एक काम करता हूँ, अगले साल तो मुझे दुकान बंद करनी है, तो अगले साल तक की सैलरी का हिसाब लगाता हूँ, उतना एक्सपेंस काट दूंगा, लॉस हो जाए, ऐसे नहीं करेंगे। अपन बिजनेस को इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस की ट्रांजेक्शन इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे कि एक बिजनेस जो है कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज है, वो हमेशा चलती रहेगी, वो बंद नहीं होगी। इस प्रकार से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। और जब बंद होती है, अब कई लोग का सवाल, सर बंद भी तो होती है, हैं? तो भाई लोग, जब बंद होएगी ना वो, तब उसके ट्रांजैक्शंस अलग हो जाएंगे। लेकिन जब तक बंद नहीं होती, एट द टाइम जब तक वो बंद नहीं होगी, तब तक उसके ट्रांजैक्शंस ऐसे रिकॉर्ड किए जाएंगे जैसे कि वो चलती जा रही है। और बंद होते समय एक अलग तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। अगर बंद होने के पहले भी सेल्स हो गई, एक घंटे पहले भी, तो उसको भी ऐसे ही रिकॉर्ड किया जाए जैसे कि बिजनेस चलता जा रहा है। ओके, अब इसकी बात, अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है। समझ गए सब लोग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? चलो, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज द इजीएस्ट कॉन्सेप्ट इन दिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू मी। वैसे तो सारे इजी है, बट ये सबसे ज्यादा इजी है। अब ये एक आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, साथ में रीड करेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को पहले साथ में रीड करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। इट स्टेट दैट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर. It helps them to compare the profit and loss of different periods and draw meaningful conclusions. कौन समझ गया इस बात को? अच्छा, चलो इसको भी एक बहुत प्यारे एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक बात बताइए, आप क्लास 1 से क्लास 10th का अपना वो सफर याद कीजिए। जब आप क्लास 1 में थे, अब आप क्लास 10th पास करिए। आपको हर साल क्या एक मतलब ऐसे एग्जामिनेशन पैटर्न मिलते थे? पहले आपके हो गए यूनिट टेस्ट, फिर एक आपके हो जाते थे SA1, उसके बाद एक और हो जाते थे आपके यूनिट टेस्ट, फिर आपके हो जाते थे फाइनल। मुझे आपका तो नहीं पता, हर एक स्कूल एक अपना अलग लेके चलता है। नोट करिएगा मैंने क्या बोला, हर स्कूल अपना अलग लेके चलता है। ठीक है, ठीक है। तो यूनिट टेस्ट जो है, समझ लीजिए फॉर एन एग्जांपल, यूनिट टेस्ट कंपेयर करें, उसके बाद SA1, उसके बाद यूनिट टेस्ट, फिर फाइनल एग्जाम। सबके यहाँ 4 पेपर तो मिनिमम होते ही होते हैं। ओके,
तो आपके यहाँ समझ लीजिए 4 पेपर हुए, आपको क्या मिलता था एट द एंड? रिपोर्ट कार्ड। मिलता था रिपोर्ट कार्ड। अब एक बात बताइए, अपना रिपोर्ट कार्ड कभी ध्यान से देखा हो? पीसीडी ग्रेड के अलावा भी होती है दुनिया मेरे भाई। तो आपने अगर ध्यान से देखा हो कि अगर यूनिट टेस्ट वो लोग 20 नंबर का भी लेते थे ना, तो उसको प्रेजेंट करने का तरीका उनका ऐसा रहता था कि इसको 100 नंबर से 20 नंबर को, जो 20 नंबर हाईएस्ट नंबर, उसको 100 नंबर से कंपेयर कर सके। चलिए ये सब छोड़िए, क्लास 10th की सुहाने दिन पे आइए। क्लास 10th में आपके हर पेपर 100 नंबर के होते हैं? नहीं होते, 80 नंबर के होते हैं। हर पेपर 80 नंबर का होता है और 20 नंबर उसके मिलते हैं। लेकिन अगर कई लोगों को पता हो, अपना कंप्यूटर का जो पेपर होता है वो 60 नंबर का आता है, जिनने भी दिया हो। और जिनने नहीं दिया हो गूगल मत करना, मैं बता रहा हूँ 60 नंबर का आता है। उसका नाम होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा एक बात बता, इसको 60 ही नंबर क्यों नहीं रहने देते? 80 20 100, बाकी बाद में उसको 80 नंबर के बाकी रहते हैं, 20 नंबर प्रैक्टिकल और 100 ऐसे बन जाते हैं। तो इसको 60 ही का क्यों नहीं रहते, इसमें 20 नंबर दे दो। नहीं, इसको वो लोग कर देते 40। क्यों करते 40? जैसे हर पेपर 100 नंबर, करेक्ट। जैसे हर पेपर 100 नंबर का हो जाए, हर पेपर जैसे 100 नंबर का हो जाए, तो उसमें उन लोग को बताने में आसानी रहती है कि 100 को एक परसेंटेज की तरह नोट करिए आप। 100% में से आपके लड़के ने 63% स्कोर करे। वैसे यूनिट टेस्ट, ऐसे वन और यूनिट टेस्ट फाइनल एग्जाम्स वो हर साल करते हैं। क्लास 10, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एक ही पैटर्न इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि अगर वो अलग पैटर्न कुछ फॉलो एकदम से क्लास 1 में ये करा दिया, क्लास 2 में वो करा दिया, तो एक रिपोर्ट मैच ही नहीं हो पाएगी कभी आप लोगों की कि क्लास 1 में कितना प्रोग्रेस था, क्लास 2 में कितना प्रोग्रेस था। जैसे अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि क्लास 12 की परीक्षा रद्द कर दी गई बिकॉज ऑफ कोविड 19। तो जब कोविड 19 के थ्रू जब ये परीक्षा रद्द करी गई, तो मतलब उन लोगों ने क्या देखा, उन्होंने क्लास 11th का बेस रखा। अब क्लास 11 में जिसको 38% आए हैं, तुम उसको 99 तो दे नहीं दोगे, क्योंकि उसने क्लास 100 अटेंड करी है, भले ही वो कैमरा बंद करके ऐसे सो जाता था। क्लासेस तो अटेंड करी ना उन्होंने, तो तुम उसको 99 दे दो? उसको 38 चाहिए। अगर बाय चांस वो पेपर लिखता तो का फेल ही हो जाता। वो 38 11th में ला रहा है, कहां से 12th में ले आएगा? आप जितना सोच रहे हो उतना। तो अपन एक तरह से सोचो कि यार क्लास 11th को भी उन्होंने बेस रखा, तो क्लास 11th का बेस रखा, तो क्लास 11th से वो क्लास 12th का इसलिए डिटरमाइन कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें क्लास 11th अकेली नहीं देखी, आपकी पीछे भी देखा। क्लास फर्स्ट से लेके 10th तक का आपको अगर नहीं मालूम हो, ये बहुत इंटरनल मैटर है। इंटरनली उन्हें क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 10th का उनसे प्रोग्रेस रिपोर्ट, ऐसे रिपोर्ट मंगाई थी एक, इनकी रिपोर्ट बताइए बच्चों की, फिर उनका रिजल्ट डिटरमाइन किया गया था। तो उन्होंने क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक इसलिए मेजर किया क्योंकि हर साल आपके 4 एग्जाम या फिर 5 एग्जाम जो स्कूल जैसे कंडक्ट कराता है वैसे ही, उन बेसिस पर उन्होंने देखा अच्छा फर्स्ट में ये था, सेकंड में ये, मतलब इसका ये है कि भाई ये पढ़ता है ऐसा ही है, इसका मिनिमम 60 to 70% आता ही है, तो ये 60। अब देखो इसका अपन के उससे क्या मतलब, देखो टीचर्स हमें, जब स्कूल हमेशा अपना एक ही तरह पैटर्न फॉलो करते आया, तो अपन को एक साल से पिछले साल का मिलाने में कितनी आसानी हुई। वैसे ही बिजनेस के बारे में ये वाला अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जो अपन मेथड यूज कर रहे हैं बिजनेस की, मेथड्स, बिजनेस अकाउंटिंग में जो मेथड यूज कर रहे हैं, यहाँ दो तरह की मेथड होती है, अभी जस्ट अपन नीचे पढ़ने वाले हैं वो मेथड्स, ठीक है। दो तरह की मेथड्स होती हैं, और जो अपन मेथड यूज कर रहे हैं और जो फाइनेंशियल ईयर यूज कर रहे हैं वो सेम रखना है अपन को हमेशा। अगर एक जो फर्स्ट ईयर में यूज किया वही आपको हर साल यूज करना है, आप उसको बदल फेर नहीं सकते, और बदलेंगे फेरेंगे तो आपकी फिर अकाउंटिंग स्टेटमेंट गलत ही आएंगी। चलो इसको एक और एग्जांपल देखेंगे। मैंने क्या बोला था, कम से कम 15 एग्जांपल दूंगा, अभी तो दो ही दे रहा हूँ। कई लोग कह रहे हैं अरे सर समझ गए, हम लोग नहीं पढ़ा है। पढ़ा है तो भाई तू एक काम कर, 10 सेकंड डबल टैप करे, हाँ लेफ्ट साइड में, सॉरी इस साइड में, लेफ्ट साइड में डबल टैप कर, कर कर, तू आगे हो गया है 20 सेकंड अब, ठीक है। हाँ भाई आ गया, 20 सेकंड आ गई। हाँ तेरे को भी पढ़ाऊंगा मैं तो।
चल एक और एग्जांपल लेंगे अपन, बहुत प्यारा एग्जांपल है ये, मेरा दिल का करीब है बहुत ज्यादा। मैं वैसे लेना तो नहीं चाहता था, चलो ले लेते हैं। आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एक ईयर क्या होता है? क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या जल्दी जल्दी रिप्लाई कर रहे हो। 1 जनवरी 31 दिसंबर। तो जो अपना इनकम टैक्स लॉ है, उसने बोला है बिजनेस चाहे तो फाइनेंशियल ईयर भी फॉलो कर सकता है और ईयरली भी अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट बना सकता है। अब फॉर एन एग्जांपल, मेरा एक बिजनेस है, बिट्टू पब्लिकेशंस। ठीक है, बिट्टू पब्लिकेशन एक बिजनेस है मेरा। इसमें मैं क्या करता हूँ, बुक छापता हूँ और बुक बेचता हूँ, तो मैं पर ईयर अपनी सेल्स रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, तो फॉर एन एग्जाम्पल, मैं पहले ईयर, जो मैंने फर्स्ट ईयर है, मैंने फर्स्ट ईयर में अपना इस तरह से बनाया अकाउंटिंग स्टेटमेंट। 1 अप्रैल टू 31 मार्च मैंने सोचा कि ये बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने 1 अप्रैल टू 31 मार्च बनाया 20 टू 21। ठीक है, जब मैंने ये बनाया तो मेरी सेल्स आई 2 लाख। सेल्स मेरी रिकॉर्ड हो गई। ठीक है, फिर मेरे से मेरा एक दोस्त आके कहता है, अरे भाई यार, तू ना ये 1 अप्रैल 20 नहीं ले, तू ईयरली ले, तेरे को आसानी होएगी। तेरे को रिकॉर्ड करने में बड़ी आसानी होएगी। तू पता है ना, साल के आखिरी दिन बैठ जाए ना, आखिरी दिन बैठ के रिकॉर्ड कर लियो। ठीक है, वो दोस्त भंड नशे में था, उसने ऐसा बोल दिया। अपन भंड नशे में, अपन ने मान लिया, सस्ता वाला मिलने लगा आजकल तो मान लिया। चल, तो अपन ने फिर अगले ईयर आया, तो अपन ने बोला अब अपन रिकॉर्ड करेंगे 1 जनवरी 20 से 31 मार्च 21 तक। और फिर इस साल अपन ने फिर देखा, और फिर इस साल अपनी आ गई 4 लाख सेल्स। अब भाई एक बात बता, क्या ये 4 लाख जो सेल्स आई है, क्या ये आपकी ओरिजिनल सेल्स आई है? कौन जवाब देगा? इनकम टैक्स आके खड़ा हो गया आपके यहाँ। इनकम टैक्स कह रहा भाई 4 लाख तू बता रहा, इनकम टैक्स तो कुछ बोलते ही नहीं है कि तुम कितनी इनकम बता रहे, तुम जितनी बता रहे हम उतनी मान लेंगे। कम लगी तो बोलेंगे, ज्यादा लगी तो बहुत अच्छा है भाई, ज्यादा है तो भेज दे तू तो पैसा, बहुत पैसा आ रहा है, अच्छी बात है। तो इनकम टैक्स तो तेरे पे 4 लाख पे ले गया। अब तुम इन्वेस्टर्स के पास गए, इन्वेस्टर्स के सामने तुमने जाके भीख मांगी कि सर हम लोग की 4 लाख रुपए है सेल, सर साल की 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए सेल्स है, आप इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट करिए। एक इन्वेस्टर चला शार्क टैंक इंडिया से, उसने कर दिया इन्वेस्ट 50 लाख रुपए, अबाउट 5% ऑफ इक्विटी। डील डन, डील डन, डील डन, डील डन, डील डन। ठीक है, डील डन हो गई आपकी। अब चलो, अब भाई थोड़े दिन बाद देखता है इन्वेस्टर कि साला हर साल, वो तो क्योंकि अपने रिकॉर्ड यही बना रहा है, प्रॉपर बना रहा है, उसने देखा हर साल 2 लाख रुपए आ रहे हैं, 2 से 3 लाख के ऊपर इनकी सेल्स जा ही नहीं रही है। हमें तो इनने अच्छा वाला बेवकूफ बनाया, इनकी 4 लाख रुपए थी सेल्स, अब 2-3 लाख के ऊपर नहीं जा रही इनकी सेल्स, 50 लाख रुपए ले लिए। तो बताओ, यहाँ अकाउंटिंग फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि उन्होंने एक मेन प्रिंसिपल तोड़ा, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट यही बताता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड जो है, हमेशा आपको सेम ही रखनी पड़ेगी, जो आपने पहले ईयर लिया, बाकी बाकी ईयर्स भी आपको वही रखनी पड़ेगी, आप उनमें चेंज ऑल्टर कुछ नहीं कर सकते। और ये क्यों ये इसलिए मदद करती है, जैसे आपका पीएनएल डिफरेंट पीरियड में डिफरेंट पीरियड्स के और डिफरेंट मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकाले, एक सिंपल मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाले जो कि आपका एक रिफाइंड हो, आपका एक वो हो, क्या कहते हैं अपन उसको, आई डोंट नो यार क्या कहते हैं हम, एक से भूल गए हमें, क्योंकि आपका मतलब एक तरह से रीजनेबल हो। हाँ, रीजनेबल हो, जो आपका एक डिफरेंट पीरियड्स और मीनिंगफुल कंक्लूजन वो एक रीजनेबल हो। ठीक है, डिफरेंट पीरियड्स में, और आप पिछले पीरियड्स को देख के कंपेयर कर सको, तो इसको कैसे, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब एक बात बताओ, 1 मिनट के लिए सब भूल जाओ यहाँ की आगे की पंचायत, तो ये बताओ कि मैं आपको कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट लिखने बोल दूं, कितनी लाइन लिख पाओगे? आराम से कोई भी बंदा 15 लाइन लिख सकता है। और टीचर मांगती है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे, सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। टीचर मांगती है भाई तू 4 लाइन लिख दे, तुम 15 लाइन लिख सकते हो।
और तुम लोग बोलते हो सर थ्योरी 20 नंबर, सर थ्योरी, सर थ्योरी, सर थ्योरी, सर थ्योरी, कुछ नहीं बता, सत्यानाश है थ्योरी। अरे कुछ सत्यानाश नहीं है यार, तुम लोग पढ़ते नहीं हो बस। अब एक बात बताओ, जो भाषा कह रहे थे बड़े भैया मेरे कि सर मुझे ये पीडीएफ सेंड कर दीजिए सर। अरे भाई तू, मैं इतनी देर एक पेज पे रुकता हूँ, तू इसको रिकॉर्ड करना। अगर मैं पीडीएफ भेज भी देता तो तेरे को क्या मिलता है? तू अगर इसको रिकॉर्ड करेगा ना, तो जब तू लिख रहा होता है ना, पॉज करके लिख रहा होगा, तब तू अकाउंटिंग स्टेटमेंट पूरा ऐसा करके लिखेगा, तेरे को याद हो जाएगा। और जब तेरे को ये सब याद हो जाएगा ना, तो तुझे लगेगा अरे दोबारा वीडियो भी क्यों देखनी, चिल करो, बस एक बार वो नोट्स पढ़ के चले जाना। आराम से 20 नंबर में से कम 18 नंबर तो स्कोर करोगे ही, क्योंकि तुम लोग की राइटिंग स्किल्स भी खराब होती हैं कईयों की, तो 2 नंबर उसके काट लो। अब ये देखो, ये जो ये दो कॉन्सेप्ट है ना, इनको कहते हैं अपन चुम्बेश्वरी। ये वाला और ये वाला, ये दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ने में इतना मजा आएगा। और इन दोनों में से एक कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जो टीचर्स का फेवरेट है। ठीक है, अब टीचर्स का फेवरेट कॉन्सेप्ट है, तो मैं बताऊं इन दोनों को तो ध्यान से सुन लियो तुम लोग। बाकी अपन एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट पर लाइन वाइज ही चलेंगे। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है? ध्यान से पढ़ेंगे, मैंने भी बताया 2 मेथड्स होती है, एक तरह से हम इनको मेथड समझो, चाहे इनको कॉन्सेप्ट लेके चलो, तो मैं 2 मेथड समझाऊंगा इसमें। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला मोस्ट आईएमपी है, इनमें से कम एक क्वेश्चन तो टीचर बनाता है, गारंटीड बनाएगा, और ये आगे जाके बहुत काम आएगा। ठीक है, accrual concept. As per this concept, revenue is recorded when sales are made, and it is immaterial whether cash received or not. And same applies to expense also. It provides more appropriate information about business enterprise as compared to cash basis. यहाँ अब चलो दो तरह की, एक मैं आपको पहले उस पर लेके चल रहा हूँ, टूल वाले पेज पे। हाँ, तो यहाँ बात करेंगे, एक सेकंड मुझे चेक करने दो, कुछ गया क्या? प्रॉपर आवाज आ रही है, लिखाई आ रही है, नहीं आ रही? हाँ बोल रहे हैं, देखो क्या मेरे बहुत अच्छे लोग हो यार आप लोग। दो बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी, आगे भी आएगा ये टॉपिक, तो आगे के लिए अपन पहले से पढ़ के चल रहे हैं। दो बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी होती हैं, दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती हैं। ठीक है, पहला बेसिस होता है कैश बेसिस, दूसरा बेसिस होता है अप्रूवल बेसिस। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में समझेंगे अपन एग्जाम्पल के साथ। खूब लंबे लंबे एग्जाम्पल नहीं लूंगा। ये मेरा बिजनेस है, ए बी लिमिटेड, ये मेरा एक बिजनेस है। ठीक है, अब एक बात बताओ, मेरे पास ये चीज, मैं समझ लो कोई एक बिजनेस करता हूँ, काय का बिजनेस, लैपटॉप बेचता हूँ मैं, लैपटॉप बेचता हूँ। ठीक है, अब एक कॉमन सेंस की, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात बताना है। समझ लीजिए मैंने लैपटॉप बेचा, इसको बी को। ठीक है, मैंने बी को लैपटॉप भेजा, बेचा, बी ने मुझसे कहा भाई, देखो कितने प्यार से कहा भाई, मैं तेरे पैसे 5 दिन बाद दूंगा। 5 दिन बाद दूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, इसने लैपटॉप लिया था, ये लैपटॉप लेके गया था 28 मार्च 2021, और फिर इसने पैसे दिए 1 तारीख को। बताइए, आप इस कंपनी के अकाउंटेंट हैं, आप कब रिकॉर्ड करेंगे इस ट्रांजेक्शन? ये एक तरह से ट्रांजेक्शन हो गया ना, ये एक तरह ट्रांजेक्शन हो गया। ट्रांजेक्शन क्या कहलाया?
बी परचेज लैपटॉप on 28th March 2021 and paid on 1st of April 2021। बताइए, यहाँ आधे कह रहे हैं 1 अप्रैल को, यहाँ आधे कह रहे हैं 28 मार्च को। ये पता है विन विन सिचुएशन है आप लोगों के लिए। कैसे विन विन सिचुएशन? जो कह रहे हैं 28 मार्च 2021 और जो कह रहे हैं 1 अप्रैल 2021, जो 28 मार्च कह रहे हैं वो अक्रूवल बेसिस के हिसाब से कह रहे हैं, और जो 1 अप्रैल कह रहे हैं गल्ला व्यापारी, ये कैश बेसिस के हिसाब से कह रहे हैं। अकाउंटिंग इन दोनों तरीके से करी जाती है। अक्रूवल बेसिस में अकाउंटिंग तब करी जाती है जब गुड्स जो है, गुड्स या फिर कुछ भी ट्रांजेक्शन एक्सपेंस या फिर कुछ भी कोई भी अलग ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे कि कोई भी तरह से एक्सपेंस हो गया, कोई अपन ने एसेट खरीदा, जब अपन उनको एक्चुअली एक्कर करते हैं, ACCUR एक्कर करते हैं। एक्कर मतलब उसको करते हैं अपन, मतलब इच्छा जारी करते हैं। जैसे कि मैंने इच्छा जारी करी कि मैं AB लिमिटेड के पास गया, मैंने बी हूँ, मैंने बोला भाई मेरे को लैपटॉप दीजिए, मैं लैपटॉप लेके चला गया, पैसा 5 दिन बाद दे देगा। तो जब अपन वो चीज ले गए तभी अपन ने उसको तुरंत रिकॉर्ड करी, भले ही अपन ने बीज अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी कि बी के खाते में डाल दी वो चीज, तो उसको क्या कहेंगे अपन? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दिस इज द मोस्ट accrual basis is the most accrual basis is the most simplest and most trusted way of accounting। क्योंकि एक बात सोचो, फॉर एन एग्जाम्पल, पी अपना 1 अप्रैल को 5 दिन बाद नहीं आता, वो आता है 1 साल बाद। 1 साल बाद तो आप भूल ही जाते हो, आप बुक में रिकॉर्ड करते नहीं हो, आपने तो बुक खरीद चुका है तो आपकी बुक से हट भी जाता वो। तो इसमें भूल भाल बहुत ज्यादा होती है कैश बेसिस में, तो इसलिए अक्रूवल बेसिस फॉलो किया था। कैश बेसिस के सामने जब पैसा आया या फिर जब पैसा दिया तब रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि आज मैंने बिट्टू को बोला है भाई तू मेरे यहाँ से 1 से 31 तारीख तक काम कर, मैं तेरे को पैसा देगा 31 तारीख को, ठीक है। बी बोलता है मुझसे ओके भैया। अब बाय चांस थोड़ा लेट हो गया पैसे देने में, मैंने दिया पैसा बी को अगले महीने, तो एक बात बताओ, मैं तो कैश भी अगले महीने मैंने 2 ही महीने का दे दी, तो मैं कैसे रिकॉर्ड कर लूंगा? और फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे पिछला ये डेट ऐसी चल रही हो कि मैंने 1 मार्च को पैसा देना, एक मार्च से 31 मार्च का पैसा देना था, 31 मार्च को दे देना था मुझको, लेकिन मैं नहीं दे पाया और फिर मैंने दिया सीधा अब 31 अप्रैल को। तो जो मैंने सैलरी 31 अप्रैल को उसको 2 बार दे दी, 6-6 हजार समझ लो मैं सैलरी दे रहा था, 12 हजार सैलरी दे रहा था, मैंने उसको 30 मैंने अप्रैल को दे दी उसको सैलरी, 30 अप्रैल को दी, वो अगले अकाउंटिंग ईयर में आई और अगले अकाउंटिंग ईयर का मेरा एक्सपेंस। देखो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इनकम बड़ी, एक्सपेंस जितना इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू वो है अपना प्रॉफिट। अब फॉर एन एग्जाम्पल मैं 2 महीने की सैलरी एक अकाउंटिंग ईयर में डाल रहा हूँ, तो उसकी मेरी एक्सपेंस बढ़ जाएगा, समझ पा रहे हो? एक्सपेंस बढ़ जाएगा तो मेरा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा और पिछले ईयर का मेरा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। समझे नहीं समझे? सारा प्रॉफिट का ही तो खेल है, सारा प्रॉफिट का खेल है। समझ गए सर, समझ गए सर। एक और बार सर, एक और बार प्लीज सर। बिल्कुल बिल्कुल भाई, तू मेरे से एक बार बोल, हर कमेंट में तेरे को 1000 बार समझाता हूँ, लिख के समझाते हैं। चलो, बी को सैलरी देनी थी मुझे, ठीक है। बी को सैलरी कब देनी थी मुझे? ये आप कोई भी डेट ले लीजिए, आपको जो डेट पसंद हो। नहीं भैया, मेरी डेट चलेगी यहाँ, 1 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 तक मुझे 6000 रुपीज बी को देना था।
ठीक है, अब मुझे बी को 6000 रुपीज जो देना था, ठीक है, मैं देना भूल गया। ठीक है, भूल गया, फिर वो मैंने पे करे हैं उसको 12,000 अब 30 अप्रैल को 2021, और ये 12,000 कैसे, 6,000 जो है मार्च के और 6,000 जो है अप्रैल के। अब मैं मेरा अकाउंटिंग ईयर और अकाउंटिंग ईयर इज इक्वल टू फाइनेंशियल ईयर था। अकाउंटिंग ईयर इज इक्वल टू फाइनेंशियल ईयर था। मतलब क्या होगा मेरा एक अकाउंटिंग ईयर, दो मेरे यहाँ अकाउंटिंग ईयर आएंगे। पहला अकाउंटिंग ईयर मेरा ये रहेगा 1 अप्रैल 2022, 1 मार्च 2021। ठीक है, और मेरा दूसरा दूसरा क्या रहेगा, सीधा करके लिख देता हूँ, 1 अप्रैल 2021 टू फर्स्ट 31 मार्च 2022। ये मेरे दो अकाउंटिंग ईयर रहेंगी। अब फॉर एन एग्जाम्पल, जो मेरा 2021 टू 2020 मेरा, एक सेकंड में मुझे लिख लेने दीजिए, 2020 टू 2021 जो मेरा अकाउंटिंग ईयर था, इसमें मेरा प्रॉफिट आया बिफोर सैलरी 90,000, और इस वाले में मेरा प्रॉफिट आता है बिफोर सैलरी 80, नहीं, यहाँ भी मैं 90,000 लेता हूँ, ओके, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ भी मेरा 90,000 आया, यहाँ भी मेरा 90,000 आया, मैंने सैलरी अभी तक डिडक्ट नहीं करी है, बिफोर सैलरी लिखा है मैंने प्रॉफिट। ठीक है, तो एक बात बताओ, अभी मैंने सैलरी कब दी है, अभी ये मैंने सैलरी दी 30 अप्रैल 2021 को, तो ये इस वाले में तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो 31 मार्च को खत्म ही हो गया, तो ये आएगा इस वाले में। अगर अपन बाय चांस कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करें, यहाँ लिख देते हैं अपन कैश बेसिस पे। अगर अपन यहाँ कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे यही एंट्री, तो कैश बेसिस पे अपन कब काटेंगे, 30 अप्रैल 2021। वो किस में आएगा, दूसरे वाले में, तो 90,000 ऑफ 2021 टू 2022 माइनस 12,000, ये आ जाता है अपना कितना, 78,000। और बताओ ये वाला क्या अनचेंज रहता है, ये 90,000 रहता है 2022, वेयर एज 2022 2021 प्रॉफिट रिमेन अनचेंज्ड। तो एक बात बताओ, कहीं ना कहीं ये फेयर है कि अनफेयर है, एक साल का आपका प्रॉफिट घट गया, अगले साल का प्रॉफिट बढ़ गया, है ना, अनफेयर। वैसे ये अनफेयरनेस हटाने के लिए अकाउंटिंग क्या कहता है, भाई साहब आप तो अक्रूवल बेसिस से फॉलो करो। अक्रूवल बेसिस क्या होता, अक्रूवल बेसिस होता तो वो ये कहता कि आपकी जो पिछले महीने की है, भले ही आपने पे की या नहीं, आप उसको बकायदा रिकॉर्ड करेंगे, बिना रिकॉर्ड किए आप नहीं उसको छोड़ सकते। और जब आप उसको बकायदा रिकॉर्ड करेंगे तो वो उस ईयर से ही कटेगा। तो अक्रूवल बेसिस के हिसाब से क्या होता पता आपको, 2021 2022 2022 2021, ये आता 90,000 माइनस 6,000, और ये आता 90,000 माइनस 6,000। फर्स्ट मंथ की बता रहा हूँ, बाकी सैलरी अकेली अप्रैल मंथ की मैंने डिडक्ट नहीं की, बाकी तो मैंने करी। ये 90,000 में सब 6,000 आते 84,000, और यहाँ भी आपका आ जाता है 80।
बताओ, क्या ये फेयर है? आपके हिसाब से कौन सी वाली फेयर कहलाएगी? कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस? अब थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं वापस। अक्रूअल बेसिस एज पर दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू रिकॉर्डेड व्हेन रेवेन्यू रेवेन्यू मतलब क्या कहेंगे अपन? इनकम is recorded when sales are made and it is immaterial. Immaterial मतलब अपने काम का ही नहीं है, whether cash is received or not. आपने तो सेल्स कर दी तो आप रिकॉर्ड करो, ये आपको नहीं देखना है कि सेल्स हो रही कि नहीं हो रही। वैसे ही एक्सपेंस में रहता है, एक्सपेंस हो गया, इनकर्ड हो गया, आपको बस अब तो पैसा देना है। और जब आप दोगे पैसा, तब तो आप पैसा देने का भी रिकॉर्ड करोगे, और दूसरी चीज आप ये भी रिकॉर्ड, ये तो आप अभी रिकॉर्ड कर लोगे कि एक्सपेंस आपने कर लिया। ओके, इट प्रोवाइड मोर अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस एंटरप्राइज एंड कंपेयर टू कैश बेसिस। ठीक है, तो अपन का ये टॉपिक ये कंप्लीट होता है, और नीचे एक बार इसका कैश बेसिस का वो दे रखा है। ये वाली क्लास लंबी जाएगी। ये वाला एक मैंने आपको ये बना के दिया है। आई वांट कि आपको ये सब नोट करें आप। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये दोनों सिस्टम हो गए अकाउंटिंग के। पहला वाला, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड इमटेरियल वेदर कैश रिसीव और नॉट। इन बोथ के कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। कैश हो रहा है ट्रांजेक्शन, चाहे क्रेडिट हो रहा है, दोनों में ये रिकॉर्ड तो हो गई होगा। दिस सिस्टम इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर कंपनी एक्ट एंड फॉलोड इन अकाउंटिंग। कंपनी एक्ट में भी डिफाइंड है और इनकम टैक्स एक्ट में भी डिफाइंड है। ओके, कैश सिस्टम ये आपके, ये आप रिकॉर्ड ना भी करें तो चलेगा, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक बार याद करने में क्या ही जाता है, कंपनी एक्ट अभी आपको रट जाना है। क्या फायदा, एक कंपनी है उसका एक्ट अकेला लिखना है, बस याद कर लो। अगर लिख के आओगे, टीचर्स आपको अच्छे नंबर देंगी, टीचर्स आपको समझदार समझेंगी। ओके, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली इफ दे आर एक्चुअली रिसीव्ड और पेड इन कैश। ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस। इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते हैं। ये इसमें आखिर में ना एक ऐसा सिंबल बना देना, क्रेडिट इल्ले, बस यहाँ लिख भी देना इल्ले। ओके, चलो आपके पास 1 मिनट है, इसको रिकॉर्ड कर लो जल्दी से। ओके, अब अगर जिनका रिकॉर्ड नहीं हुआ वो यहाँ पॉज कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। ओके, पॉज कर लिया। मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि यार क्लास बहुत लंबी हो जाएगी फिर ऐसे तो। और अकेले आज मेरे हिसाब से मैं 11 करा पाऊंगा, क्योंकि क्लास एक्चुअली बहुत लंबी हो चुकी है। बाकी अपन अगली क्लास में देखते हैं। ओके, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, बट ये कम कभी का टीचर पूछ लेती, साथ में पढ़ते हैं। एज पर दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी एंड ओनर्स एंड पर्संस आर सेपरेट एंटिटीज। ये वाला ना, इसके दो नाम है। टीचर्स या तो इस नाम से पूछेंगी, या फिर इसको ऐसा भी कहते हैं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। टीचर इन दोनों नाम से कभी भी पूछ सकती है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या फिर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। आप ये अगर टीचर बोलती है एनी डिस्क्राइब एनी कॉन्सेप्ट ऑफ एनी थ्री कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटी, तो आप सेपरेट एंटिटी भी लिख के आ सकते हो, बिजनेस एंटिटी भी लिख के आ सकते हो। सेपरेट से क्या होता है, कई बार याद होता है। जैसे अभी अपन ने ऊपर के जो 3 देखे, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, और एक अपना वो था, क्या नाम था उसका, कंसेंट क्या बोलते हैं यार, अरे भूल जाते हैं इसका नाम। एक्चुअली क्या होता है ना, ये वाला बहुत कम पूछा जाता है। और दूसरी चीज ये, मतलब थोड़ा क्या है नाम, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ठीक है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ये जो 3 अपन ने देखे, इन तीनों में एक बहुत अच्छी सिमिलरिटी है। ये नाम जो है, इनके नाम से पता चलता है। जैसे गोइंग कंसर्न है तो ये चलता रहेगा, कंसिस्टेंसी है तो मतलब कंसिस्टेंट रहेगा, एक्रूअल है मतलब पहले कैश आया, मटेरियल है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है तो इसको थोड़ा नाम मैच नहीं होता, तो अपन इसको नाम ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट नाम से भी याद कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, एक बात बताओ। फॉर एन एग्जांपल, मेरी एक कंपनी है। मैं जैसे समझ लीजिए मेरा जैसे ही समझ चलिए है ही, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेन्स ऑन रेंट। ओके,
मेरा यूट्यूब चैनल है ये। पर्सन नहीं दिखेगा अब। मेरा यूट्यूब चैनल है ब्रेन्स ऑन रेंट। ये मेरा यूट्यूब चैनल है ब्रेन्स ऑन रेंट। ओके, ये मेरा यूट्यूब चैनल है ब्रेन्स ऑन रेंट करके। अब जब ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है, इस पे एक बात बताओ, कल के दिन मैं आपको जाते दिख गया, रास्ते से जा रहे थे, तो आप ये कहोगे शिवेन भैया जा रहे हैं, या आप ये कह दोगे अरे वो ब्रेन्स ऑन रेंट जा रहा है। मतलब धोखे से आपको मतलब अंबानी जी दिख गए, तो आपको ये कहोगे मुकेश अंबानी जा रहा है, कि ये कहोगे अरे रिलायंस, अरे जियो सर, जियो जियो जियो, इधर आओ, इधर मेरा नेटवर्क नहीं जा रहा सर। वहीं थप्पड़ गलेगा, क्योंकि उसका एक बिजनेस तो है नहीं, पहली चीज उसके कई सारे बिजनेस, तो सारे नाम से बुलाना बहुत बहुत पॉसिबल ही नहीं है, एक तरह से याद रखना पॉसिबल नहीं, उसको खुद याद ना होगा, ठीक है। तो ये बिजनेस एंट्री जो कॉन्सेप्ट है, इसके हिसाब से क्या होता है, जो ओनर है वो बिजनेस से अलग होता है। आपको एक बहुत प्यारी बात बताएं, व्हेन वी आर डूइंग अकाउंटेंसी, अपन एक बिजनेस को बिजनेस की तरफ से अकाउंटेंसी कर रहे होते हैं, और अपन ओनर को उसकी एक लायबिलिटी मानते हैं। समझे? नहीं समझे, नहीं समझे, समझे सब ऊपर से जा रहा है सर, पूरे बाल खड़े हो गए। तो देखो, जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, इसके हिसाब से ओनर अलग, बिजनेस अलग, बिजनेस एक अलग ही है, बिजनेस और ओनर आप मिक्स नहीं कर सकते। समझे? इसको कहते हैं बिजनेस सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। वही चीज इसमें लिखी है, सेपरेट ओनर एंड पर्सन आर सेपरेट एंटिटीज अदर देन बिजनेस। ठीक है? किसको समझ में नहीं आया बताओ? नहीं आया उसको मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा, आओ। आ गया सर, सर बहुत प्यार से आ गया सर, सर सर, अरे सर आ गया सर, नहीं नहीं सर आ गया, सर आ गया, चलो ठीक है। ये डुअल एक्सपेक्ट अकाउंट कॉन्सेप्ट है, डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। इट इज द बेसिस फॉर द डुअल एंट्री। पढ़ रहे हैं यार, कहाँ देख रहे हो यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो देख लो। इट इज द basis for the double entry system of bookkeeping. That means all business transaction recorded in accounts have two aspects, debit and credit. The value of benefit received is equal to benefit given. चलो, इसमें थोड़ा अपन डीप जाएंगे, बहुत ज्यादा डीप जाएंगे। चलिए, इधर डीप घुस जाते हैं। डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट। देखो, इसके हिसाब से अपन जब भी कोई चीज, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, इसके हिसाब से अपन जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन मिट्टी कहाँ से, ट्रांजैक्शन ओके, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसके हमेशा दो पहलू होते हैं, दो पहलू होते हैं। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप चिप्स लेने गए, मैं आपको 1000 एग्जाम्पल दूंगा, इस हजारों एग्जाम्पल में से एक भी एग्जाम्पल वन वे नहीं होगा। आप चिप्स लेने गए, चिप्स, तो आपने उसको पैसा दिया 10 रुपया, और चिप्स ली। कितने ट्रांजेक्शन हो गए? पहला आपका कैश गया, दूसरा आपके पास चिप्स आई। ठीक है, वैसे ही चिप्स वाले ने आपको क्या किया, आपसे पैसे लिए, आपको चिप्स दी, दो हो गए। तो अकाउंटिंग में हमेशा हमेशा दो पहलू होते हैं। अपन डबल एंट्री अकाउंटिंग करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम अपनी जो बुक का उसका नाम ही डबल एंट्री सिस्टम है। अपन के हमेशा दो पहलू होते हैं, कोई भी अपन कॉन्सेप्ट, कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करेंगे, हमेशा अपने दो पहलू होते हैं। पहला डेबिट हो रहा होता है, तो दूसरा क्रेडिट हो रहा होता है। और इसमें अपन ये चीज अपन मान के रखते हैं कि जो वैल्यू आप उसको दे रहे हो, 10 रुपए, 10 रुपए की वैल्यू हो गई, वही वैल्यू का सामान आप उससे ले रहे हो, चिप्स। चिप्स की जो वैल्यू कहलाई वो 10 रुपए कहलाई।
ये अपना हमेशा मान रहता है, ठीक है? नहीं, 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 कभी भी एक कोई आप सिंगल एंट्री कर ही नहीं सकते। सिंगल एंट्री कभी किसी ट्रांज़ैक्शन, चलो आप किसी भी ट्रांज़ैक्शन की हमें सिंगल एंट्री बता दो। मैंने लैपटॉप खरीदा, मैंने उसको पैसे दिए, मैंने माउस खरीदा, मैंने उसको पैसे दिए, मैंने सर्विसेज़ अवेल करी, अपने बी से उसको सैलरी दी। हाँ, वैल्यू हमेशा सेम रखेंगे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे बी से मैंने सर्विस अवेल करी 5,000 की। अब मुझे जो है 5,000 रुपए जो दिए, समझ लिया मैंने 5 ही हज़ार की उसे सर्विसेज़ अवेल कर ली। इसी को कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम, और इसमें हमेशा 2 एंट्री होती है, एक डेबिट एक क्रेडिट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट अभी याद रखो, आपको अगले लेक्चर में तो डेबिट क्रेडिट रट जाएगा। ठीक है, तो अब एक बार फिर से पढ़ते हैं। इट इज़ द बेसिस फॉर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक्स। ये बेसिस है डबल एंट्री सिस्टम का, जो अपन अकाउंटिंग का सिस्टम पढ़ रहे हैं। कीपिंग दैट मीन्स ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस recorded in accounts have two aspects, debit or credit. The value of benefit received and benefit given is equal. ठीक है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब देखो, एक बात बताओ, अपन जब से ट्रांजेक्शन्स की कोई भी ट्रांजेक्शन्स उठाते हैं, तो अच्छा पहले पढ़ा ही नहीं, हाँ हाँ, बहुत प्यारे बच्चे थे, को बता भी देते पढ़ाने से पहले। Okay. As per accounting conventions, only those transactions are recorded which can be expressed in monetary terms. Example, the event of machinery breakdown is not recorded as it is does not have monetary value. पढ़ लिया, आ गया समझ में? कुछ नहीं आया, चलो फिर से बता। अपन ट्रांजेक्शन्स वही रिकॉर्ड करते हैं, अपन अभी तक जितने ट्रांजेक्शन देखे, पहली चीज तो सब मनी में मेजर करी जा सकते थे, करे जा सकते थे कि नहीं? तो अपन जब अकाउंटिंग करते हैं, इसी में समझाते, वहां नहीं जाना। अपन जब अकाउंटिंग करते हैं, तो अपन से वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो कि मॉनेटरी टर्म्स में बताया जा सके कि ये मॉनेटरी इसका टर्म है। जब भी जो भी अपन अकाउंटिंग करेंगे, उसमें जो भी ट्रांजेक्शन, वो जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, पहले सबसे पहली चीज यही देखी जाएगी कि वो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है कि नहीं। ये एक याद करो, अपन ने जब अकाउंटिंग की पहली क्लास अभी जो ली थी, इसमें अपन ने एक इसका फीचर भी पढ़ा था कि मेजर्ड इन मनी। ये कॉन्सेप्ट है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। जब वो मनी में मेजर किया जा पाएगा तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे, और मेजरिंग टूल सिर्फ मनी होना चाहिए। ओके, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अगले कॉन्सेप्ट पे आ गए, जिनको नहीं पता है, किसी को इनमें से किसी में भी डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में अभी लिख दो। ओके, वरना मेल कर सकते हो मुझे, सबको मालूम है मेल आईडी मेरी ये है, 225@gmail.commercial। और हाँ, मेल करोगे और बाय चांस मेल में जैसे आपको समझ में नहीं आता है, तो आप प्लीज मुझे अपना कांटेक्ट नंबर ही भेज सकते हो, मैं आपको उसी कांटेक्ट पे मैं आपको खुद कांटेक्ट करूंगा। और मेरा नंबर जो है नॉन शेयरेबल रहना चाहिए, ठीक है? मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, तो मैं आपको फोन पे भी समझा दूंगा, आप लोग के लिए कुछ भी, ठीक है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। एज पर दिस कॉन्सेप्ट, एन एसेट इज ऑर्डिनरीली रिकॉर्डेड एट द प्राइस एक्चुअली पेड और इनकर्ड टू एक्वायर इट। समझे? नहीं समझे? फिर से समझाते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से, अगर समझ लीजिए अपन ने कोई एसेट खरीदा है, तो उसको उसी पे रिकॉर्ड करना चाहिए जो कि अपन ने एक्चुअली पे किया है उसको, और जो कि एक्चुअली अपन पे इनकर्ड हुआ है। जैसे समझ लीजिए, मैं गया मोहन की दुकान पे, मोहन मशीनरी पे, मैंने उससे बोला भाई मेरे को ना ये लैपटॉप दे दे। उसने मेरे को लैपटॉप दिया, और उसने मुझसे बोला सर 25,000 रुपए का है। मैंने बोला अरे यार भाई 24,000 ले ली। तो बोला अरे सर आप बहुत अच्छे आदमी हो, आपसे 24,000 ले लेता हूँ, 1,000 रुपये अपनी डिस्काउंट। तो अब बताओ, मैं अकाउंट्स जब कराऊंगा, तो मैं ये लैपटॉप मेरा ऐसे किस पे रिकॉर्ड करूँ? 25,000 पे, 24,000 पे? ऑफकोर्स 24,000 पे। अच्छा, बाई चांस मैंने पैसे नहीं दिए होते तो 25,000 पे करा था क्या? नहीं, 24,000 पे, क्योंकि कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो एसेट आपने परचेस किया, एसेट हो कुछ भी हो, आपको उसको उसकी प्राइस पे, एक्चुअल प्राइस पे
एक्चुअली आपने कितना पेड करा है उस पे, और कितनी आपको इनकर हो चुकी है पे करने के लिए, उस पे ही रिकॉर्ड करना होता है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ, फिर से एक बार पढ़ देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, लेकिन हाँ साथ में पढ़ेंगे तो ही समझेंगे। एन अकाउंटिंग पीरियड इज द इंटरवल ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। ये लोग कह रहे हैं भैया आवाज ही क्लियर नहीं थी अभी तक। इनको मेरी आवाज क्लियर नहीं थी, मेरी तरफ से प्रॉपर आवाज आ रही है गाइस, बस हो सकता है थोड़ा वीडियो में लैग हो, जो कि मुझे नहीं दिख रहा है। 1 2 का 4, 4 2 का 1। नहीं, वीडियो में ज्यादा लैग नहीं है, बस 1 2 सेकंड का, मिली सेकंड का लैग आ रहा है। अब वो क्योंकि नेट की स्पीड से आ रहा होगा और रिकॉर्डिंग की स्पीड से आ रहा होगा, बहुत ज्यादा पीसी का इस्तेमाल होता है एकदम से, इस कारण से हो सकता है आ रहा हो, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। अच्छा, वीडियो चली गई, आ गई वापस, आ गया मैं, दिख रहा हूँ। क्लास 1 घंटे 6 मिनट से ऊपर हो गई, तो भाई 2.5 2.5 घंटे की क्लास लगेंगी जनरल समय। तू पढ़ने बैठ जा इज्जत से। मेरी भी कोचिंग वगैरह सब रहती है भाई, मैं भी पढ़ाने के लिए टाइम निकाल रहा हूँ। 1 घंटे 6 मिनट हो गई क्लास, खून जला दिया तूने इस बात पे कसम से भाई। An accounting period is the interval of time at the end of which the financial statements are prepared to ascertain the financial performance of business. The accounting period is normally considered to be period of 12 months. किसको समझ में नहीं है, किस नालायक को समझ में नहीं है ये बताओ। कोई नहीं कहेगा अब तो मैंने नालायक कह दिया। अच्छा, किस मेरे भाई प्यारे भाई जिसको समझ में ना आया हो ना, मैं उसकी आज कसम से इतनी इज्जत करूंगा, सही बताऊंगा, और उसे सही बोल दिया समझ में नहीं आया, सही में इज्जत करूंगा। नहीं आया, देखो ये निकला ना मेरा जिगर का छिल्ला। चलो, अकाउंटिंग पीरियड मतलब एक इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे अपन अप्रैल ले रहे थे, मार्च ले रहे थे, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई हो और जिसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड की गई हो, उसको कंसीडर करते हैं। और ये पीरियड हमेशा 12 महीने का होना चाहिए। जैसे मैं आपका जब वो ईयरली भी बोल रहा था, ईयरली ले सकते, तो ईयरली में 1 जैन से 31 दिसंबर तक ही बोल रहा था, 12 महीने। ये 12 महीने तो प्रोविजन है, इसमें 12 महीने तो मिनिमम रहना ही चाहिए। ठीक है, और अगर जिसको समझ में ना आए फिर एक बार फिर पढ़ ले, मैंने अब समझा दिया है, इसके आगे मैं इसमें कुछ ज्यादा डीप नहीं जा सकता हूँ। और जिसको लिखना है तो ये एक लाइन में लिखा जाएगा, ओके। अब बात करते हैं नाइन मैचिंग कॉन्सेप्ट की। मैचिंग कॉन्सेप्ट को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत आसान है, सबसे आसान है, और ये कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछा गया तो अपन से बनना चाहिए, ओके। और ये तीन जो मैंने आखिर के लिए, ये आपके तो कब बुक्स में दिए भी ना हो, लेकिन मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये पूछे जाएंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड with the cost associated with the period of ascertain the accurate result of business concern during this period is called matching concept। देखो, मैचिंग कॉन्सेप्ट में ये होता है, आपने समझ लीजिए जो रेवेन्यू अर्न किया है अकाउंटिंग पीरियड में। क्या लिख रहे हैं यार तुम लोग, क्या हो गया सर? ये बुक कहाँ से नहीं दिया, ये बुक में, बुक में दिया है ये वाला कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट बुक में दिया है। मैचिंग कॉन्सेप्ट इन दोनों कॉन्सेप्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अरे तुम सुन लो ना यार, 1 मिनट का थोड़ा सा टॉपिक है, अभी तुम बोलोगे सर कितना आसान टॉपिक था। जो भी आपने रेवेन्यू अर्न किया है अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस से, जो भी आपने रेवेन्यू अर्न किया है अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस से, जो कि कॉस्ट से एसोसिएटेड है, विद द पीरियड टू एसरटेन द एक्यूरेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस। अपन ने ये रेवेन्यू अर्न किया, उसको अपन ने कॉस्ट से जब उसको एसरटेन एसोसिएट किया, मतलब कॉस्ट से अपन ने जब उसको मिलाया, कॉस्ट से जब अपन ने उसको मिलाया,
तो जब अपन ने उसको कॉस्ट से मिलाया तो अपन ने रिजल्ट एसर्टेन किया और जो एक्यूरेट रिजल्ट आया, क्या आया होगा रिजल्ट बताओ? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, क्या होगा वो? प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कोर्स। बिजनेस कंसर्न में ड्यूरिंग द पीरियड इज कॉल्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू को कॉस्ट से मिलाना, इनकम, इनकम जो है अपनी इनकम, इनकम उसको कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस से मिलाना, इसको क्या कहेंगे अपन? मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है। और ये हर आदमी करना चाहता है, सब जानना चाहते हैं कि मुझे मुनाफा हो रहा है कि लॉस। ओके, वरना कोई बिजनेस नहीं करता। अगर लॉस में तो कोई भी बिजनेस नहीं करता है, एक्सेप्ट आपका दिमाग खराब ना हो गया हो तब तक। ठीक है। 10th, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, साथ में पढ़ते हैं। एज पर, मिट गया मेरे में तो ये प्रॉपर मिट जाता है, लेकिन आप लोगों के में ना डिले हो जाता है थोड़ा सा। क्या होता है, एक साथ बहुत सारे एकदम डिवाइसेस अटैच हो जाते हैं, और ये जब से लगा अब सर बंद, सर अब बस, सर बस 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 सर बस बस, ये दो कॉन्सेप्ट पढ़ा लेंगे भाई, बाकी नीचे का देख लेंगे क्या पढ़ाया थे। अकाउंटिंग कन्वेंशन अभी शुरू करेंगे, कल तक होगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। स्टैंडर्ड अकाउंटिंग तुम लोग नहीं पढ़ोगे अभी। आईएफआरएस, आईएफआरएस पढ़ा लें, बहुत छोटा टॉपिक है, मजा आएगा। जीएसटी पढ़ लो। चलो ये पढ़ो यार, अभी तो दिमाग खराब करो। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, एस ये आ सकता है। As per this concept, revenue should be accounted for only when it is actually realized or it has become certain that the revenue will be realized. रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट मतलब ये होता है कि अपन को रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड करनी चाहिए, तभी उसको अकाउंट करना चाहिए जब अपन को लगे कि हाँ ये अर्न हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं गया मर्सिडीज के शोरूम पे, मैंने यार तीन चार गाड़ियां देखी, मैंने बोला ठीक है, अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, मुझे मजा आ गया, मैंने उससे बोल दिया कि अरे भाई तेरी जैसी गाड़ी नहीं। वो भाई साहब चले, उन्होंने रिकॉर्ड कर ली कि गाड़ी बिक गई है। बताओ क्या ये कोई दिमाग सेंसिबल बात थी? क्या मेरी औकात है मर्सिडीज खरीदने की? क्या मैंने उसको कोटेशन मनी दिया? क्या मैंने उसको बोला? औकात तो यार एक्चुअली होगी, किसी दिन बनाएंगे अपन भी, ठीक है। तो बताइए, क्या अपन मर्सिडीज वहां खरीदने गए थे? अपन तो सब देखने गए थे। मैंने देखा उसने, उस भाई ने रिकॉर्ड कर लिया अकाउंट में। बताओ, उसके हिसाब से तो बिक गई। बताओ क्या वो सही में बिकी? नहीं बिकी। तो अपन को रियलाइजेशन या फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये समझना चाहिए कि रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड करनी चाहिए व्हेन, जब वो एक्चुअली रियलाइज्ड हो गई हो और बिल्कुल पक्का हो गया हो कि अब तो ये आने वाली है इनकम, या फिर आएगी ही, कंफर्म आएगी, ये इनकम कहीं नहीं जाएगी, आएगी। जब ऐसा हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोचिंग में आप एंटर हुए, 15-20 दिन आपने मस्त कोचिंग ज्वाइन कर ली, और मैडम ने आपसे पूछा बेटा आप कोचिंग में मजा आ रहा है? आपने कहा हाँ बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अब तो आपको हो गया भैया, आपने उनकी सर्विसेज अवेल कर ली, अब आपको पैसा देना पड़ेगा। 15 दिन अटेंड करिए, आपने बोला बहुत मजा आ रहा है, आपको कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत प्यारी कोचिंग लग रही है, आपने ज्वाइन कर ली। अब मतलब कि वो आपको रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप उनकी रेवेन्यू बन चुके हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? दिस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग स्पेसिफाइड दैट द ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर एंड शुड बी अनबायस्ड इन नेचर। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसे रिकॉर्ड करना चाहिए कि वो एक ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे कि मैनर होता है ना, एक सिग्निफिकेंट मैनर में, उस पे ही रिकॉर्ड करना चाहिए, और उसको एक मतलब ऐसे आलतू फालतू समझ के रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। जैसे कि कई लोग सोचते हैं कि मेरा कैश और बैंक मेरा एक ही है, कैश और बैंक मेरा एक ही कहलाएगा, तो कई लोग कैश डाल देते बैंक में, उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते। तो ऑब्जेक्टिविटी ये कह रहा है किसी के साथ जैसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, अनबायस नहीं रहना चाहिए कोई भी नेचर से, सबको एक ऑब्जेक्टिवली, ऑब्जेक्टिवली मतलब एक नियमित प्रकार से, नियमित तरीके से
जिसको वो रीजनेबली जस्टिफाई करे, जिस नेचर में वो रीजनेबली जाए, उसमें रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट लिखना बहुत है। चलिए अब जीएसटी पढ़ना है क्या? सर बस खत्म कर दो क्लास आज की, बस सर बस सर। यार बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है जीएसटी, विद इन 5 मिनट्स होगा, बस इतना ही सा तो है। देखो टाइम कितना हो गया, देखते हैं। खत्म कर देते हैं यार, 1 मिनट और, चलो आज 1 मिनट और लग जाएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, क्या ये खत्म हो गया ना, तो आपका चैप्टर 2 से जो आता है 90% खत्म। बाकी फिर चैप्टर 2 से 10% ही आ सकता है। बताओ करना है? करना है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस किसने लगाया है? मोदी सरकार ने। ये क्यों लगाया गया था? पहले अपने गुड्स पे कई तरह के टैक्स लगते थे, जैसे वैट लग गया, ऐसे कई प्रकार के अलग अलग टैक्सेस लगते थे। इन सब टैक्स को गवर्नमेंट ने रिप्लेस करके एक पर्टिकुलर टैक्स लगा दिया था, जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स, इसकी मैं चेंज समझाऊंगा अभी। ठीक है, ये लगता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, विथ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, जीएसटी इज बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, ये इसकी एक खासियत है कि ये इस प्रिंसिपल पे बनाया गया है कि एक नेशन तो एक ही टैक्स, इतने सारे टैक्स क्यों? ठीक है, इट इज कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो ये मेनली डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, जीएसटी एक्सटेंड टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 377 को अमेंड किया है। कई लोग कहते हैं आर्टिकल 370 हटा दिया, 370 हटा, अरे भाई उसको अमेंड किया है। हटाने की किसी की दम नहीं है। कोई भी आप का वो कोई भी अपनी बुक्स ऑफ कोई भी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट कह रहा हूँ, कोई भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चीज हटा यहाँ वहां नहीं कर सकता, सिर्फ उसको अमेंड कर सकते। वो भी कई चीजें लगती हैं उसमें। आर्टिकल 370, नोटिफिकेशन नंबर, ये सब आपके एक्स्ट्रा के लिए लिखा हो तो बहुत अच्छा है, मेरे को तो याद है, बता देता हूँ 1 मिनट। नोटिफिकेशन नंबर 3912 ई, गैजेट नोटिफिकेशन नंबर 3912 ई के तहत आर्टिकल 377 को अमेंड करके जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का पार्ट रख दिया गया है। जीएसटी एक्सटेंड अब इंडिया, जीएसटी एक्सटेंड जम्मू कश्मीर पे भी होते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया पे पूरे। ठीक है, अब जीएसटी लगती कैसे है पहले तो ये देख लेते हैं। जैसे कि जीएसटी लगती है ऐसे, ये अपनी है 100 रुपए का गुड्स। ठीक है, ये फैक्ट्री में 100 रुपए के गुड्स पे इनने अपना टैक्स भरा। कितना टैक्स भरा होगा? 100 रुपए का, 100 रुपए का इनने 9% या 8%, जितना भी टैक्स इनने भरा भरा। ठीक है, एसजीएसटी भर दिया इनने, सीजीएसटी भर दिया इनने। वो जाता है होलसेलर के पास। होलसेलर भाई साहब चले, उनने इसका टैक्स भरा। उसने कितना टैक्स भरा जीएसटी का? उन्हें ये माल मिल रहा है 100 रुपए में। बताओ वो कितना टैक्स भरेंगे? इनको 110 में ये बेच रहे हैं। अब ये टैक्स भरेंगे 10 रुपए पे। 100 रुपए पे उनने भरा, 100 रुपए पे फैक्ट्री वालों ने भरा। अब ये भाई साहब महाशय भर रहा है होलसेलर 10 रुपए पे टैक्स। उसके बाद ये गया रिटेलर के पास। रिटेलर भाई अपना बेच रहा है 150 रुपए में। तो ये टैक्स कितने पे भरेगा?
40 रुपए पे ये टैक्स भरे। जितना जिसने कमाया उतना उसको उस पर टैक्स भरना है। और एट द एंड ये कस्टमर को मिल रहा है कितने पे? 150 रुपए पे। कस्टमर इस पे कितना टैक्स भर रहा होगा? कस्टमर कितना भरता होगा? 150 ही पे टैक्स भरता होगा कस्टमर। कस्टमर का जो बिलिंग होके आती है प्रॉपर उस पे टैक्स जुड़ जाता है, और वो 150 ही रुपए पे टैक्स भर रहा होता है प्रॉपरली कस्टमर। ठीक है, तो एट द एंड ये लगता किस पे है? कस्टमर पे ही लगता है। कोई भी टैक्स हो अपन पे ही लगता है डायरेक्टली। ओके। फीचर्स ऑफ जीएसटी, इट इज अ कंजप्शन बेस्ड टैक्स। ठीक है। बर्डन कैन बी शिफ्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी, ये बर्डन एक दूसरे पे शिफ्ट किया जा रहा है। टैक्स पेयर डू नॉट रिसीव अ डायरेक्ट पिंच व्हाइल पेइंग इनडायरेक्ट टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, पहली चीज तो एक इनडायरेक्ट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज टैक्स पेयर को डायरेक्टली ये पिंच नहीं करता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स लेता है। ठीक है, इट इज रिग्रेसिव इन नेचर एंड इट्स प्रमोट सोशल वेलफेयर। ठीक है, इट इज लिव्ड ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज, ये गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। अब देखो मैडम, अगर जीएसटी के बारे में पूछे तो सबसे पहला तो ये आप लिख ही आओगे, इट इज कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, ये गुड्स एंड सर्विस पे लगता है, बर्डन शिफ्ट होता है, और रेग्रेसिव है, प्रमोट सोशल वेलफेयर। ये तो भाई देखो मोदी सरकार की पढ़ाई हो गई। ठीक है, ये एक और ये 2 पॉइंट मोदी सरकार की बड़ाई में है। ये दोनों पॉइंट मोदी सरकार की बड़ाई में है, बाकी ये सच्ची बातें हैं, और ये भी सच्ची हैं, मैं नहीं कह रहा गलत है। मैं क्यों पढ़ूं कंट्रोवर्सी में? एडवांटेज ऑफ जीएसटी, पहला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिल्कुल ईज कर दिया। पहले इतने सारे टैक्स भरना, फिर इतने सारे कस्टमर से लेना, फिर ऐसा वैसा, ये सब झंझट कर दिया खत्म। अकाउंटिंग का आधा झंझट इनने खत्म करा है मोदी सरकार ने। लव यू मोदी सरकार, लव यू मोदी जी। रिड्यूस टैक्स इवेशन, ये अब टैक्स के जो मतलब बहुत सारे टैक्स थे उनको सबको थोड़ा ये रिव्यू रिड्यूस भी करा है इसने। टैक्स सिस्टम बिकम मोर क्लियर, सिस्टमैटिक एंड फोर्सिएबल। अब देखो पहले जो आदमी टैक्स भरने से डरते थे, यार सीए के पास जाना पड़ेगा, लॉयर के पास जाना पड़ेगा, अब वो बहुत जल्दी जल्दी टैक्स भर रहे हैं, क्योंकि अब बहुत आसान हो गया है एक तरह से ये टैक्स। पहले इतना सब पंचायत करते थे, इतनी सारी पंचायत होती थी टैक्स भरने में, आधों को तो उसी में नानी याद आ जाती थी, तो वो टैक्स भरते भी नहीं थे। Decrease the cost of goods since tax on tax is eliminated in the GST regime. ये कॉस्ट ऑफ गुड्स भी डिक्रीज कर देता है। कैसे? जब आप इतने सारे टैक्स पहले 100 पे लगाओगे, फिर 110 पे लगाओगे, ये सिर्फ 10 पे लगा रहा है, जो प्रॉफिट है उस पे टैक्स लगा रहा है। तो ये कॉस्ट ऑफ जीएसटी बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स बहुत ज्यादा रिड्यूस करता है। और इस कारण से ये सच्ची बात है, कॉस्ट ऑफ गुड्स रिड्यूस करता है सिंस टैक्स इज एलिमिनेटेड इन जीएसटी रिजीम। जैसे आप टैक्स भरते हैं, ठीक है, आप एक हद से ज्यादा टैक्स भर देते हैं, मतलब हद से ज्यादा कि आप अपना एक पूरा टैक्स, पूरा जितना भी आपका टैक्स हो रहा है वो भर देते हैं, तो आपको जीएसटी में छूट मिल जाती है। ये चीजें आप बड़े होंगे तब समझेंगे, अभी आपके मतलब की नहीं है, बस आप अभी इनको याद कर लें। ठीक है, और इनमें 3 तरह के टैक्स होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आरजीएसटी। एक होता है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनके फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये 4 तरह के टैक्स हैं। मेनली ये 2 लगते हैं जब अपन वो कर रहे होते हैं, स्टेट वाइज ट्रांसफर, नहीं, वो सिटी वाइज ट्रांसफर कर रहे होते तो ये दोनों लगते हैं। स्टेट वाइज ट्रांसफर करेंगे तो आईजीएसटी लगने लगेगा। ठीक है, और यूजीएसटी लगता है अपन यूनियन टेरिटरी वाइज ट्रांसफर कर रहे होते हैं होता है। तो कल आएंगे अपन, कल क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़ेंगे। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक है ये, यहाँ ये अपना 15 मिनट कल ये ले लेगा। उसके बाद अपन को मेन टॉपिक जो है कल, एक जो 10% बता रहा था वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और आईएफआर बचे हैं बस, ये 2-3 टॉपिक बचे। कल अपन ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे, और कल की क्लास अपन बहुत ज़्यादा छोटी रखने वाले, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी। ओके, लेकिन हाँ कल की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। कौन बोल रहा है मैं चला गया? मैं यही हूँ भाई। आज वो थोड़ा बफर हो रहा होगा क्योंकि यार दिक्कत ये है, नेट भी थोड़ा सा स्लो है, और दूसरी चीज मेरे साथ ये दिक्कत है कि आज थोड़ा सा सिस्टम बहुत ज़्यादा वर्क्स में है।
लीव नहीं करेंगे, 3 पीसी साथ में लगे हैं, बहुत ज़्यादा वर्क है, सिस्टम पे लोड आ जाता है तो इस कारण से। ओके बाय, लव यू गाइस। हाँ सब्सक्राइब कर देना यार, लाइक कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब बाद में देखेंगे अपन, लाइक तो करने करना है प्लीज़। आप लोगों से की रिक्वेस्ट है, लाइक। बाय।